पॉपुलेशन और सैंपल की। हम सब लोग टीचर एजुकेशन में हैं और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ज़्यादा काम स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता है। और हम जब भी किसी स्कूल के किसी भी बच्चों से डेटा कलेक्ट करने की क्वेरी होती है कि मैम सैंपल कैसा होगा, कितना बड़ा सैंपल देना होगा हमको। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले हम उस कंसेप्ट को समझें कि पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या क्या है और न्यादर्श क्या होता है। तो पॉपुलेशन, हम जिस किसी भी एरिया में काम कर रहे होते हैं उस एरिया से जुड़े हुए जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है। और वो टोटल पॉपुलेशन हमारे वर्तमान शोध में, उसमें से हम कुछ निश्चित संख्या में लोगों को सेलेक्ट करते हैं। एक पॉपुलेशन टाइप होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, अर्थात कि हमें ये पता है कि इस जनसंख्या में कितने लोग हैं। जब कभी भी सर्वे किया जाता है किसी तरीके का तो ये बताया जाता है कि माध्यमिक स्तर पर इतने विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय में इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। विद्यालय के प्रकार के आधार पर भी उनकी संख्या सुनिश्चित की जाती है। उस तरीके की पॉपुलेशन को हम फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसकी संख्या हमें पता नहीं होती है। अर्थात हम अगर किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे शीर्षक पर शोध करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें कि हम चाइल्ड लेबर पे बात करना चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर जो बच्चे कर रहे हैं उनकी एजुकेशन किस तरीके की है, वो कैसे अपनी एजुकेशन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया नहीं है जिससे हमें ये पता लग सके कि उत्तर प्रदेश में या प्रयागराज में या लखनऊ शहर में कुल कितने चाइल्ड लेबर हैं और उनके ऊपर हमें काम करना है। तो इस तरीके की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और फिर होती है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है वो पॉपुलेशन जिनको हम डायरेक्टली, जिनके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं या जिनसे हम डायरेक्टली अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कॉन्क्रीट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जिनसे हम वन टू वन होकर के अपनी सूचना को एकत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो होती है कि हमें संख्या तो पता है टोटल, लेकिन हम उसमें से कुछ एक निश्चित भाग के लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं। और उसको करने का तरीका ये है कि हमने हर एक इंडिविजुअल को कोई नंबर दे दिया और हम उस नंबर में से निश्चित भाग, जितना हमें आवश्यकता है, हम उतने लोगों को अपने सैंपल में सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सैंपल की। ये तो हो गई टोटल पॉपुलेशन। जैसे अगर आप इलाहाबाद शहर के माध्यमिक स्तर पर कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से कुछ सूचना एकत्रित करना चाहते हैं तो इलाहाबाद शहर में कक्षा 8 में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी आपकी टोटल पॉपुलेशन। अब ये तो संभव नहीं है कि आप उन सारे विद्यार्थियों से डेटा कलेक्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर सके ऐसी एक संख्या चाहिए होगी। और वो संख्या हमको मिलेगी उस सैंपल से जो कि उस टोटल पॉपुलेशन में से हम सेलेक्ट करें। तो सैंपल क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। हम एक निश्चित संख्या इकट्ठा करते हैं और वो संख्या उस बड़े कक्षा 8 में पूरे प्रयागराज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करने वाली हो, ऐसा सैंपल साइज हम सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के अंदर। So, knowledge about the population and method used for selection of sample play a vital role. एक बहुत important रोल प्ले करता है हमारा सैंपल सिलेक्शन, क्योंकि उसी पर बेस्ड होते हैं हमारे इन्फरेंसेस जिनको कि हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स। जो भी हम उपकरण प्रयोग करते हैं उन उपकरणों से हम उस पॉपुलेशन में से जो पॉपुलेशन हमारे टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं
उसके माध्यम से जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उनको हम उस टोटल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर तभी पाते हैं जबकि हमने रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया होता है अपने शोध कार्य के लिए। अब बात करते हैं सैंपल फ्रेम की, कैसे हम सैंपल फ्रेम और यूनिट्स ऑफ सैंपलिंग करेंगे। तो सैंपल फ्रेम क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच अ सैंपल इज टू बी सेलेक्टेड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमने कक्षा 8 के बच्चों को सेलेक्ट करना है। अब प्रयागराज में कक्षा 8 में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं, अलग अलग बोर्ड में पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले उनकी लिस्टिंग करनी होगी यूनिट वाइज। तो पहली यूनिट होगी बोर्ड के बेसिस पर और दूसरी यूनिट हमारी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन का नेचर, कि कोएड इंस्टीट्यूशन है कि सिंगल जेंडर वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एडेड इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे डिफरेंट यूनिट्स हो गए, इनको हम सैंपल फ्रेम बुलाते हैं। और इनकी कंप्लीट लिस्ट जब हमें मिलती है तो उसको हम सैंपल फ्रेम के नाम से जानते हैं। एक रिसर्चर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो पहले इस सैंपल फ्रेम को तैयार करे बिफोर गोइंग फॉर डेटा कलेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आप ये सैंपल फ्रेम तैयार कर लेते हैं तो आप इसी सैंपल फ्रेम में से रिप्रेजेंटेटिव को या सैंपल को सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए। तो पॉपुलेशन क्या हो गई? एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और सैंपल फ्रेम क्या हो गया? लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल जहां से हमें अपने सैंपल को ड्रॉ करना होगा और वो सैंपल रिप्रेजेंट करेगा हमारी टोटल पॉपुलेशन। कई बार बच्चे पॉपुलेशन शब्द से कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर इस पॉपुलेशन का संबंध सेंसस से जो हमें डेटा मिलता है उस पॉपुलेशन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है आपने अपने शोध के शीर्षक में जिस किसी भी पॉपुलेशन पर काम करना है उसका तात्पर्य है यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन। अब बात करते हैं हम सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस में ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है और इसी पॉपुलेशन में से हमको एक सैंपल सेलेक्ट करना है और फिर उस सैंपल से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट, वो इन्फरेंस टोटल पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सैंपल सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ठीक नहीं। दूसरा, सैंपल पॉपुलेशन से हमने सैंपल को सेलेक्ट किया और फिर हम देख रहे हैं कि क्या ये टोटल पॉपुलेशन को सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इस सैंपल से जो इन्फरेंसेस हमने ड्रॉ किए हैं उनको हम टोटल पॉपुलेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जबकि हमारा सेलेक्टेड सैंपल टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। अगर हमने केवल सारे हिंदी मीडियम के बच्चे ले लिए, अगर हमने सारे केवल सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ले लिए, अगर हमने केवल अर्बन एरिया के बच्चे ले लिए तो दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट दी टोटल पॉपुलेशन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले अपना सैंपल फ्रेम तैयार करें यूनिट वाइज डिवाइड करके और उसी के बाद हम उसमें से अपने सैंपल का सिलेक्शन करें। ओके, आइए आइए। अब हमारा जो अगर ये रिप्रेजेंटेटिव है तो क्या ये इन्फ्रेंस जनरलाइजेबल है? मतलब जो हमने सैंपल सेलेक्ट करके उसके ऊपर डेटा इकट्ठा करके जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं क्या वो कंक्लूजन हमारी टोटल पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। पहला, रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, हमारे पास सही जानकारी ही नहीं है। जैसे हमने आपको बोला ना कि कक्षा 8 के सारे विद्यार्थी हमारी जनसंख्या है, तो ऐसा तो नहीं कि हमने कक्षा 8 की सारी जनसंख्या को समझा ही नहीं। दूसरा,
जब हमने सैंपल यूनिट और सैंपल फ्रेम तैयार किया, तब हमने उस टोटल पॉपुलेशन को इंक्लूड ही नहीं किया अपने सैंपल के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब हमने सीबीएसई, यूपी बोर्ड और आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के बच्चों को, स्टूडेंट्स को एड के अपने सैंपल में सेलेक्ट किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि किसी एक बोर्ड के बच्चे दोबारा आ गए या उनका नंबर ज्यादा हो गया और किसी एक बोर्ड के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हमारे सैंपल में नहीं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इकट्ठा नहीं करते हैं। हमारे पास जो पुराना डेटा होता है पॉपुलेशन के बारे में, हम उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि हम जब भी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर कोई भी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, वहां का सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हमें लेटेस्ट पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आज की तारीख में वहां पर हर अलग अलग बोर्ड में किस तरीके के स्टूडेंट, अगर हायर एजुकेशन से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अलग अलग स्ट्रीम्स में किस तरीके के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी वो एक्चुअल पॉपुलेशन को का मेजरमेंट होगा, या तभी जो भी हम अपने सैंपल से इंफरेंसेस ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उसको हम उस टोटल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं सैंपल साइज। तो साइज ऑफ द सैंपल इन्फ्लुएंसेस बोथ द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा। यहाँ दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी। एक तो ये कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, दूसरा हम कौन सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज करने वाले हैं। हम सब लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि छोटा सैंपल साइज अगर होता है तो हमें किस तरीके की स्टैटिस्टिक्स लगानी होगी, और बड़ा साइज होगा तो हमें किस तरीके की स्टैटिस्टिक्स लगानी होगी। डेटा का नेचर कैसा होगा, नॉमिनल होगा डेटा तो हमें कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगानी होगी, ऑर्डिनल होगा तो क्या लगाना होगा, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, उतना डिफरेंस बिटवीन ग्रुप जो होगा, उसमें जो डिफरेंस निकल करके आता है, उस डिफरेंस को डिटेक्ट करना उतना ही आसान होगा। हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि लार्जर द सैंपल साइज बेटर विल बी द रिजल्ट। तेरे तो ही है ना जितना सैंपल शादी? साइज बड़ा हाँ तो होगा, तेरे ही है, उतना तेरे ही है इंफरेंसेस ये दूसरे दिन है ना ज्यादा या इसके एक दिन छोड़ के ऑथेंटिक आएंगे? होंगे, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है। हाँ स्मॉलर छोड़ा है फिर। सैंपल्स आर मोर लाइकली नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन में से हमने एक छोटा सा सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया तो वो छोटा सैंपल साइज टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। हम सब लोग मार्केट में जाते हैं और हम सब लोगों को ये पता है कि मार्केट में भी वही प्रोडक्ट्स आते हैं और वही प्रोडक्ट ज्यादा बेचे जाते हैं जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बड़े पॉपुलेशन को ज्यादा होती है। अगर रिक्वायरमेंट कम लोगों की होती है तो वैसी चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुली लॉन्च नहीं होती है, या अगर लॉन्च होती भी है तो बहुत जल्दी वो कंपनीज अपने उस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बड़े पॉपुलेशन साइज की वो रिक्वायरमेंट नहीं है उस तरीके के प्रोडक्ट। तो अगर बहुत बड़ा सैंपल, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर आपको सैंपल सेलेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ही छोटी है, सपोज करिए आपकी टोटल पॉपुलेशन ही 100 है, तो वहां पर सैंपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपको टोटल पॉपुलेशन ही आपकी सैंपल होगी और टोटल पॉपुलेशन का ही आपको सर्वे करना होगा। अब ये नंबर 100 कैसे होगा? अगर आपका कोई टॉपिक इस तरीके का है जहाँ पर आप सपोज करिए प्रयागराज में केवल आपका टॉपिक ऐसा है कि यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं प्रयागराज में, वहाँ की जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर आपको स्टडी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो ऐसी कंडीशन में शायद वो पॉपुलेशन नहीं होगी, वो आपका टोटल सैंपल ही होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है और आपको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी प्रिंसिपल्स मिला करके, अगर केवल यूपी बोर्ड की हम बात करें तो शायद संख्या 100
पास अगर होगी तो आप टोटल पॉपुलेशन से भी अपनी डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन 500 है तो वहां पर 50% आपका सैंपल होगा। अगर 1500 टोटल पॉपुलेशन है तो वहां पर उसका आप 20% सेलेक्ट करेंगे। और अगर पॉपुलेशन 5000 या उससे ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में 400 प्लस को एडिक्वेट सैंपल साइज माना जाता है फॉर रिसर्च में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 400 प्लस के जो लोग हैं, 400 प्लस का जो लिस्ट होगी आपके पास सैंपल की, वो लिस्ट टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी एज पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। A population to be selected may identify the group of interest and its characteristics to which the findings of the study will be generalized। आपको ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर भी हम दो तरीके की पॉपुलेशन की बात करते हैं। एक टारगेट पॉपुलेशन है। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले अलग अलग प्रकार के विद्यालयों में से आपने सपोज करिए 2 सीबीएसई बोर्ड के, 2 आईसीएसई बोर्ड के और 2 यूपी बोर्ड के इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर लिया। तो वहां के 8th में जितने भी सेक्शंस होंगे वो सेक्शंस आपके टारगेट पॉपुलेशन होंगे। लेकिन एक्सेसिबल या अवेलेबल पॉपुलेशन कौन होगी? जो रियली क्लास में बैठने वाले बच्चे होंगे वो आपके एक्सेसिबल या अवेलेबल पॉपुलेशन होगी, जिसको कि आप सेलेक्ट करेंगे। कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, जब हम अपना सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम बताते हैं कि आइडियली पॉपुलेशन इस तरीके की है, लेकिन रिसर्चर ने अपनी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इसमें से इस सैंपल को ही सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिबल थे, इजीली अवेलेबल थे। हम और आप जब भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमें साथ में ये भी देखना होता है कि हमारे टूल के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें सही तरीके से मिल जाए। तो हम इस कोशिश में हमेशा रहते हैं कि हम उसमें से जो अवेलेबल पॉपुलेशन होगी उसी से हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिफाइन करनी होगी अपनी पॉपुलेशन को, जो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद हमको अपना सैंपल साइज डिसाइड करना होगा। ये कैसे डिपेंड करेगा कि हमें पहले ये पता हो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी, और फिर उसमें से मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर 500 है तो 50% ज्यादा है, तो कैसे आप डिसाइड करोगे? और अगर आपकी पॉपुलेशन 5000 या उससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप सैंपल 400 प्लस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें कंट्रोल करना होगा बायस और एरर को, और उसके बाद हमें अपने सैंपल को सेलेक्ट करना होगा। तो जब हम क्वांटिटेटिव सैंपलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है रैंडमाइजेशन। अलाउ अ प्रोसीजर गवर्न बाय चांस टू सेलेक्ट द सैंपल, कंट्रोल फॉर सैंपलिंग बायस। टोटल पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सैंपलिंग बायस कहलाती है। तो हमें कंट्रोल करना होगा उस सैंपलिंग बायस के ऊपर, so that each and every individual has the chance to be selected for sampling। फिर है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात हम यहाँ पर नहीं करते। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते हैं तो हम इनडायरेक्टली सैम्पलिंग बायस को बढ़ाते हैं। तो अगर हमें सैम्पलिंग बायस को नहीं बढ़ाना है तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी पॉपुलेशन में से उसी सैंपल को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली हो। अब दो तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ये भी मैं बता दूं कि सैम्पलिंग के लिए भी बहुत सारे मेथड अलग अलग किताबों में दिए हुए हैं। हर किताब में किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 दिए हुए हैं। तो आप उसमें से जो करेक्ट मेथड है
आपके रिसर्च के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, थर्ड इज क्लस्टर सैम्पलिंग, फोर्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ हमें क्या करना होता है, अलाउ इंडिविजुअल्स इन द डिफाइंड पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हर एक इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट होने का चांस होगा, उसको हम बुलाते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग के स्टेप्स है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा और डिफाइन करना होगा अपनी पॉपुलेशन को। उसके बाद सैंपल साइज को डिटरमाइन करना होगा। देन दिस ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं ना कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हर एक इंडिविजुअल को चांस होगा उससे सैंपल में सेलेक्ट होने का। तो हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी होगी ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन की, और फिर हर एक मेंबर को हमें एक नंबर असाइन कर देना होगा फ्रॉम 0 टू रिक्वायर्ड नंबर तक, कि कितने लोगों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसको हम लॉटरी मेथड से समझ सकते हैं या रैंडम नंबर टेबल से हम समझ सकते हैं। सपोज करिए कि हमें 1000 में 100 लोग अगर चाहिए और हमारी टोटल पॉपुलेशन 1000 है, तो हमने क्या किया, हमने हर 10 को सेलेक्ट कर लिया। तो रैंडम नंबर टेबल आ गई ना एवरी 10 को, और हम उसको तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट नहीं आ जाती। या लॉटरी मेथड है कि हमने 1000 लोगों के नाम डाल दिए और हमने उसमें से रैंडमली 100 लोगों के नाम चूज कर लिए जो कि हमारे पॉपुलेशन में से सैंपल बन के आए। इजी है कंडक्ट करना इसको, और मिनिमम नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है। आपके पास जितनी पॉपुलेशन है टोटल उसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको हर पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति का नाम चाहिए होगा। ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सैंपल में, क्योंकि आपने उन 100 लोगों का नाम तो उसमें डाल दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो 100 लोग निकले हैं वो आपके उस जो रिक्वायरमेंट है आपके उसको ओवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जब आपने उन 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, आपको उनके नाम भी पता होंगे, लेकिन क्या वो एक्सेसिबल है वो लोग जिनसे आपको अपना डेटा इकट्ठा करना, क्योंकि वो भी डिफिकल्ट है कि आप उन 100 लोगों तक पहुंचे, वो 100 लोग अवेलेबल हो और उन 100 लोगों से आपको अपनी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, या जो डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो डेटा भी आप उससे कलेक्ट कर सकते। तो देयर इज अ डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑल कलेक्टेड इन द सैंपल। इसीलिए मैंने उस समय आपको बताया कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है और एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सम। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने सब ग्रुप्स बना दिए इन डिफाइंड पॉपुलेशन, जिसमें कि इक्वल प्रपोर्शन होगा पॉपुलेशन। हम लोग जब एग्जांपल ले रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का प्रयागराज का, तो हमने क्या किया, हमने पहले ये किया कि हमने सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड तीनों बोर्ड के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के सब ग्रुप्स बना दिए, और फिर उन सब ग्रुप्स में से हमने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट किया। तो हमने क्या किया, स्टेटा बना दिया, और उस स्टेटा में अभी इसके अंदर भी स्टेटा बन सकता है कि आपने यूपी बोर्ड के भी एजेड, माइनॉरिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सब ग्रुप बना लिया, और ऐसे ही आपने सीबीएसई के भी नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बना लिया, और ऐसे ही अपने आईएससी भी, क्योंकि सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका भी आपने सब ग्रुप बना लिया, और स्टेटा के हिसाब से आपने उसमें से टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से आपने अपने सैंपल को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर चांसेस है इवनली हर ग्रुप में से इंडिविजुअल के सिलेक्शन। यहाँ पर भी स्टेप्स पे आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को, सैंपल साइज को डिटरमाइन करेंगे, और उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आप अपने सब ग्रुप्स बनाने वाले हैं। इफ यू वांट टू गारंटी एप्रोप्रिएट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको उन वेरिएबल्स को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप जेंडर को ध्यान में रख रहे हैं तो जो आप सब ग्रुप बनाएंगे उसमें दोनों जेंडर का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने
बॉयज स्कूल के बच्चे ज्यादा ले लिए या गर्ल्स के ज्यादा ले लिए, तो आपको उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। Classify all members of the population as member of one identified subgroup और randomly select using a table of random number। और फिर आप जब तक appropriate number of individuals तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको अपने सैंपल को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पहले टोटल पॉपुलेशन में से जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसको सर्टेन सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया और फिर उन सब ग्रुप में से आपने रैंडमली लोगों को सेलेक्ट। ज्यादा प्रेसाइज है ये सैंपल और इसमें इसको हम प्रोपोर्शन और स्ट्रैटिफिकेशन सैंपलिंग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और सैंपल ज्यादा अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करता है डिजायर्ड स्टेटा को, जिस स्टेटा के बारे में जिस स्टेटा से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम दी सैंपल। इसका डिसएडवांटेज है कि टोटल पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उनका आपको नाम चाहिए होगा, तब तक पहुंचना मुश्किल होता है और सबके नाम आपको चाहिए, क्योंकि आपने जब स्कूल डिसाइड कर लिए तो उन स्कूल में से भी रिप्रेजेंटेशन जिन बच्चों का हो रहा है उन सब स्टूडेंट्स का भी आपको नाम चाहिए होगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क। इस कंडीशन में हम एज को ध्यान में रख सकते हैं, लोगों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर हमें उस तरीके का सैंपल यूज करना चाहिए, नेशनैलिटी, रिलीजन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हमें इसी तरीके से सेलेक्ट करना होगा। थर्ड इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में इंटैक्ट ग्रुप्स की बात है, यहाँ हम पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं और ये कौन से लोग होंगे, ये विद इन द डिफाइंड पॉपुलेशन होंगे और ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते होंगे। ये क्लस्टर पॉपुलेशन के अंदर होंगे, हर पॉपुलेशन में सर्टेन क्लस्टर होते हैं और हम उन टोटल क्लस्टर को अगर हम अपने सैंपल में सेलेक्ट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपल। यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे पॉपुलेशन को और कितना हमें क्लस्टर का सैंपल साइज है वो देखना होगा और फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे लॉजिकल क्लस्टर्स को कि हम क्यों उसी क्लस्टर को लेना चाहते हैं। जितने भी क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स की हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि वो ही लिस्ट क्लस्टर्स की जो भी उस क्लस्टर के टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हर क्लस्टर में कितने नंबर है, एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसकी बात है। जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं, स्लम्स एक क्लस्टर बनाते हैं, तो अगर हमारे शहर के आसपास जितने भी स्लम एरियाज हैं तो वो क्लस्टर्स हो गए और वो सारे क्लस्टर्स मिल करके स्लम की पॉपुलेशन को डिफाइन करते। या इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, वो भी अलग अलग तरीके का क्लस्टर बनाते हैं। Define the number of clusters needed by dividing the sample size by estimated size of a cluster। ये डिपेंड करेगा कि अगर आप जिस पर काम करना चाहते हैं बहुत सारे क्लस्टर्स हैं तो वहां पर आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अदरवाइज अगर छोटे क्लस्टर कम नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं तो वहां पर आप एरिया वाइज डिवाइड करके कि आप अपने सिटी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से एक एक सैंपल साइज कलेक्ट कर लें और वो आपका टोटल सैंपल साइज बन जाए। फिर रैंडमली सेलेक्ट करिए यूजिंग अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं ऐसी करिए। इसका एडवांटेज है कि एफिशिएंट है, लोगों के नामों को जानने की जरूरत नहीं है, आपका रिड्यूस करता है ट्रैवल और एजुकेशनल रिसर्चेज में इस तरीके की स्टडीज की जा सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक बड़ा क्लस्टर हो सकता है जिसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फीवर सैम्पलिंग पॉइंट्स मेक इट लेस लाइक दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी तरीके के सैम्पलिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं।
It is used when a researcher can't get information about the population as a whole, but can get information about the cluster. हमें टोटल पॉपुलेशन की तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई इस तरीके के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे कि हमें ये मालूम हो पाए कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है या उस कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका क्लस्टर कितना बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, the process of selecting individuals within a defined population from a list by taking a certain number। एक फॉर्मूला दिया हुआ है जहाँ पर आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इंटरवल पता कर लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन की आपको साइज पता होता है और आपको कितना सैंपल साइज रिक्वायर्ड है वो मालूम होता है। ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले की मदद से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं। इसमें भी हमें पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई और डिफाइन करना होगा, सैंपल साइज डिफाइन करना होगा, फिर टोटल लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन की, और फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम उसमें से कितना बड़ा सैंपल साइज लेना चाहते हैं, तो किस नंबर पर हमें जाकर के अपने सैंपल को सेलेक्ट करना होगा। किसी भी रैंडम नंबर से हमको स्टार्ट करना होगा और तब तक हमें अपने डेटा को अपने सैंपल को सेलेक्ट करना होगा जब तक कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल साइज हमारे पास इकट्ठा ना हो। अगर लिस्ट एंड हो जाती है तो हमें दोबारा 1 से शुरू करके तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक कि हम, जैसे हमारा 400 सैंपल साइज है और अगर हमारा 350 हुआ है तो हम दोबारा उसी प्रोसेस को शुरू करेंगे और उस नंबर तक पहुंचेंगे जब तक कि हमारा सैंपल साइज 400 नहीं होगा। सैंपल सिलेक्शन सिंपल है लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल पॉपुलेशन or the person may be related to a periodical और ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमने सपोज करिए हमने एवरी 50th नंबर या 25th डिसाइड किया तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो टोटल पॉपुलेशन का, उसकी भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो ये जो हमने अभी बताया ये आपको मैंने बात की रैंडम सैम्पलिंग की। अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, टोटल पॉपुलेशन किस तरीके की है, वहां पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं। ये 4 तरीके की है लेकिन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनकी बात की जाती है। वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, second is purposive sampling, third is quota sampling and fourth is snowball sampling। हम जनरली इस तरीके के सैम्पलिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस सैम्पलिंग प्रोसीजर से जो भी इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ करते हैं उसको हम किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करने की बात रिसर्च में नहीं करते हैं, या ये कहते हैं कि अगर इसी तरीके का कोई सेम नेचर की पॉपुलेशन होगी तो शायद कंडीशन इस तरीके की हो सकती है, ये बात हम हमेशा कहते हैं। First is convenience sampling, the process of including whosoever happens to be available at the time of data collection, which is called accidental or haphazard sampling। Suppose करिए कि हमें कुछ टीचर्स से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हम गए और हमने जो टीचर्स उस दिन इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल थे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम, देयर टीचिंग सब्जेक्ट, देयर एक्सपीरियंस, हमने उनसे अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया। तो इस तरीके की जो भी सैम्पलिंग होगी उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। फिर पर्पजिव सैम्पलिंग, यहाँ पर रिसर्चर सेलेक्ट ही करता है सैंपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द ग्रुप टू बी सैंपल, विच इज कॉल्ड जजमेंट सैम्पलिंग। मतलब हम पहले से ही ये मान करके चलते हैं कि हमें किसी पॉपुलेशन से ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम इंस्टीट्यूशन में गए और हमने केवल उन्हीं टीचर्स से बात की जिन टीचर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको चाहिए थी।
फॉर एग्जाम्पल हमें केवल साइंस स्ट्रीम की टीचर से अगर कोई डेटा इकट्ठा करना है तो हम केवल साइंस के टीचर से ही अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड परपज्यू सैम्पलिंग। फिर नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। Quota sampling, the process whereby a researcher gathers data from individuals possessing identified characteristics and quotas. किसी एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप के साथ, जैसे प्रोफेशनल्स के साथ, टीचर एजुकेटर्स के साथ, एमबीए करने वाले बच्चों से, इंजीनियर बच्चों से कुछ हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसको हम बुलाते हैं कोटा सैम्पलिंग। और फिर नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई जो दूसरे लोग हैं, मतलब हमारा जो सैंपल है उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन उस सैंपल के एक या दो लोगों से हम मिले हैं और वो एक दो लोग हमें आगे चल के स्नोबॉल की तरह अपने तरीके के और लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम चाइल्ड लेबर की अगर बात करते हैं तो अगर हम किसी वर्क प्लेस पर, किसी होटल में या किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कोई बच्चा काम कर रहा होता है, तो वहां से जो एक दो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे हमें मिल गए तो हमें उन और बच्चों से वो मिलवाने में मदद करते हैं जो और भी बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ड्रग एडिक्ट पर काम कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा ना कि कौन से लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट है, लेकिन अगर हमें वो एक दो ड्रग एडिक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो हमें अपने जैसे और लोगों से मिलवाने में मदद करते हैं। तो जब इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है उसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। तो वो दूसरे इंडिविजुअल्स को हमें मिलवाने में मदद करते हैं और उसके लिए हमें पहले से एफर्ट नहीं करना होता, हमें कुछ उन एक दो चार लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना होता है और वो लोग हमें बाकी दूसरे लोगों से मिलवाते हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर हम मार्केटिंग के ऊपर कुछ काम करना चाहें तो हम एक दो लोगों से पता कर लें जो शौकीन है मार्केटिंग के, तो वो हमें बता देंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके से मार्केट में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर शॉपिंग करते हैं, उनको उन जगहों के बारे में भी सबको पता होगा। और अगर हम इस तरीके का कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो हम उन लोगों से इनडायरेक्टली उन दो या तीन इंडिविजुअल्स की मदद से हम बड़े ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं एरर्स इन सैम्पलिंग, कहाँ हम गलती करते हैं। कई बार बच्चे इस विषय में बात करते हैं। द मेजर्स एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इस बात को हमें समझना होगा। द measures describe the population is known as parameter. We cannot measure the whole population, हम total population को तो measure कर नहीं सकते हैं, तो हमें statistical measure को use करना होगा to know about the total population। तभी हम लोग बार बार जब भी रिसर्च में सैंपल या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हमारा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो कि टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर को यूज करना होगा जो कि टोटल पॉपुलेशन की बात करे। So the difference between statistics and population is known as error in sampling। तो दो तरीके की एरर हम लोग करते हैं, एक सैम्पलिंग एरर होती है और दूसरी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है जिसको हम मेजरमेंट एरर के नाम से भी जानते हैं। और जो सैम्पलिंग एरर होती है वो भी दो तरीके की होती है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। तो जो सैम्पलिंग एरर जब हम करते हैं, मैंने दो तरीके बताए ना, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। तो जो सैम्पलिंग एरर होती है उसमें एक जो एरर होती है वो रैंडम होती है। रैंडम का मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिंग एनी रैंडम इंडिविजुअल, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड इंडिविजुअल है उसकी जगह हमने किसी भी इंडिविजुअल से अगर डेटा इकट्ठा कर लिया तो दैट विल कम अंडर रैंडम सैम्पलिंग। द एरर caused by a particular sample not being representative of the population of interest due to random variation। जो पॉपुलेशन है, जो इंटरेस्ट हमारा जिस पॉपुलेशन पर है उसमें से इंडिविजुअल्स को ना सेलेक्ट करके हमने किसी दूसरे ग्रुप में से अगर इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लिया है तो उससे वेरिएशन होगा। और दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, एरर ऑफ बायस। तो एरर ऑफ बायस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इजीली अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन। मतलब हमने कोई फ्रेम नहीं तैयार किया,
हमने कोई डेटा नहीं तैयार किया, और जो भी अवेलेबल लोग थे, अगर रिक्वायरमेंट हमारी है कि हमें डेटा बना करके स्पेसिफाइड लोगों से डेटा इकट्ठा करना, और हमने वैसा अगर नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में जो एरर होता है उसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। फिर है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर में जो रैंडम एरर है वो है यूज ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पुअर क्वेश्चन, पुअरली डिजाइंड क्वेश्चनेयर, inadequate training, supervision और insufficient quality control। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जिस मेजरिंग टूल को हमें यूज करना था डेटा कलेक्शन के लिए, हमने उसको नहीं यूज किया, और उसकी वजह से मेजरमेंट एरर हुआ। हम नोट लोग कई अच्छी बार नहीं है, बात करते नोट हैं कि दूसरी हम चाहिए। इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, चलेगी लेकिन जब हम अपने जब भी हम अपना सिनॉप्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना होता है कि इंटेलिजेंस से हमारा मतलब क्या है, हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है अबाउट इंटेलिजेंस। पता लगा हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन तो ये है कि हम इंटेलिजेंस में केवल नॉन वर्बल देख रहे हैं, केवल वर्बल देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं इंडिविजुअल की, और टूल हमने कोई और यूज कर लिया है। आज की डेट में हम लोग रेफरेंस के टेस्ट से इंटेलिजेंस देखते हैं, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि हर टूल के रीवैलिडेशन की जरूरत होती है। आज की डेट में जितने भी बच्चे कोई रीजनिंग का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो सब बच्चे आसानी से रेफरेंस इंटेलिजेंस टेस्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये मेजरमेंट एरर है, मतलब जो हमें एडिक्वेट टूल यूज करना चाहिए उस वेरिएबल के मेजरमेंट के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट है, उसकी जगह हमने पुअरली डिजाइंड अगर कोई टूल यूज कर लिया है, ऐसी कंडीशन में जो एरर होगा वो रैंडम एरर। दूसरा सिस्टमैटिक एरर है व्हेन यू मेक एन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रूमेंटल एरर हैपेंस व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स द रॉन्ग रीडिंग। आप टेस्ट कुछ और करना चाहते हैं और आपके टेस्ट की रीडिंग कुछ और आ रही। हम लोग जनरली इस तरीके की चीजें देखते हैं जब बच्चे अवेयरनेस जानना चाहते हैं और वो कुछ और देख लेते हैं, और फिर वो आकर के कहते हैं कि मैम ये तो रीडिंग ऐसी नहीं आ रही है। तो हमें इस तरीके के मेजरमेंट एरर्स को भी ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है नॉन रिस्पॉन्स या नो रिस्पॉन्स एरर। मतलब ये कि हमने यूनिट्स तो बना लिए, लेकिन हमारे पास किसी एक यूनिट की इंफॉर्मेशन बहुत कम आई और किसी दूसरे यूनिट की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ गई। तो ये कब होता है, जबकि पहला डिक्रीज इन सैंपल साइज आपको छोटा हो गया, और दूसरा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन रिजल्ट इज लार्जर स्टैंडर्ड एरर। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन हमें सही तरीके से नहीं मिली, और उस वजह से एक स्टैंडर्ड एरर होता है। या फिर हमारा सैंपल साइज जितना रिक्वायर्ड था उतना हमें डेटा नहीं मिला। आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करते हैं, गूगल क्वेश्चनर बना करके भेजते हैं हम लोगों को, या स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं, लेकिन उससे हमको कई बार बहुत सारे रिस्पॉन्सेज नहीं भी मिलते हैं, या एडिक्वेट रिस्पॉन्सेज हमें नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नॉन रिस्पॉन्स एरर होता है। तो इस सैम्पलिंग बायस को दूर करने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम पहले लार्जर सैंपल को सेलेक्ट करें, हमेशा बड़ा सैंपल साइज हमारा होना चाहिए। दूसरा, एप्रोप्रिएट सैंपलिंग प्रोसीजर फॉर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कितनी भी होगी, उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से अपने सैंपल को सेलेक्ट करना चाहिए। हम किसी भी सैंपल से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन से जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। फिर नॉन सैम्पलिंग बायस क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। कभी भी बहुत पुराना टूल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम टूल के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम हमेशा बताते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद टूल नया यूज करना चाहिए, या उस टूल के स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस दोबारा रिपीट करना चाहिए, तभी जाकर के उस टूल को हमें यूज करना चाहिए। फिर यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं उसमें जो भी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा
स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, या जो भी हमारा सैंपल है जिसको भी हमें उस इंफॉर्मेशन को देना है, इंस्ट्रक्शन को देना है, वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, ऐसी भाषा हमको देनी है। फिर रिलायबल, वैलिड और ऑब्जेक्टिविटी डेटा कलेक्शन। ये सर्वे मेथड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम एज अ रिसर्चर अपने टूल को, या जब ज़्यादा टूल होते हैं तो हम किसी को दे देते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आओ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो आती है वो रिलायबल हो, वैलिड हो और उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वन टू वन इंटरेक्शन सर्वे में भी रिक्वायर्ड है। जब आप जा करके क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने उस सैंपल को, तो कई बार बच्चों की या उस सैंपल की कुछ क्वेरीज होती हैं और उन क्वेरीज को वही सॉल्व कर सकता है जो खुद उस काम को कर रहा होता है। तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि रिसर्चर को खुद जाकर के डेटा कलेक्ट करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे सोर्स से उस डेटा को इकट्ठा करना चाहिए। सेम चीज है एनालिसिस में भी और रिपोर्ट राइटिंग में भी। वहां पर भी ऑब्जेक्टिविटी तभी रहेगी जबकि आपने खुद एनालिसिस की हो और खुद रिपोर्ट राइटिंग की। आजकल बच्चे बहुत सारे एसपीएसएस यूज करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि एसपीएसएस में यूज करने से पहले आप खुद उस एसपीएसएस के प्रोसीजर को समझो, डेटा नॉर्मल सी टेस्ट जरूर करवाओ उसके ऊपर, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आप जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं वो आपके जो नेचर है डेटा का, वो उसके ऊपर सही तरीके से एप्लीकेबल है या नहीं है। और यही चीज आपको रिपोर्ट राइटिंग में भी ध्यान देनी होगी कि रिपोर्ट राइटिंग भी आपको अपनी खुद करनी होगी, किसी दूसरे की रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपका टॉपिक डिफरेंट है, आपका सैंपल फर्क है, टूल अलग है और उस टूल से जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है वो डिफरेंट है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आप यूज करते हैं वो हमेशा डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली आपके एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसीजर भी किसी भी दूसरे रिसर्च से अलग और नया होगा। थैंक यू। Thank you, ma'am. एनी क्वेश्चन? Thank you. मैम आवाज सुनाई दे रही है? अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, इसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन संख्या 49 आया था मैम, उसमें मैम इसमें चैलेंज किया गया था। तो इसमें वो प्रोबेबिलिटी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको लेकर मैम उस समय बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजन हुआ था मैम। प्रोबेबिलिटी है ना ये, तो आप हम लोग को लॉजिक अपना भी यूज करना और चाहिए। ऐसा भी होता है कि जो मैम वरुण कुमार सिंह की बुक है उसमें मैम इसको नहीं रखा गया है। मैंने इसीलिए शुरू में आपको बताया था कि सैम्पलिंग के ऊपर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार बच्चे हमारे पास भी आते हैं कि मैम देखिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जब हम टर्म ही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ही होगी वहाँ। अच्छा मैम, ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि वो प्योर प्रोबेबिलिटी नहीं है मैम, कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कभी कभी मैम प्रश्न उठता है कि वो प्योर प्रोबेबिलिटी नहीं है, कभी कभी कुछ स्कॉलर कहते हैं कि वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी नहीं है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तभी इसीलिए मैंने बोला ना कि हमें अपने सैंपल को सेलेक्ट करते समय पहले इस चीज पर फोकस करना होगा कि टोटल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। तक हमारे पास क्वेरीज नहीं होती है, क्वेरीज तब आती है जब से हम अपना रिसर्च का काम शुरू करते हैं। तो अंत में हमें लगता है कि बात की अगली कड़ी में मैं